गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। 11th क्लास के इस टॉपिक चैप्टर के अंदर वी हैव सीन दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एटम, व्हाट इज़ द concept of atom from which it is derived. Then we have discussed the Dalton theory, and after that we observed that the atom is the functional unit which is made up of three subatomic particles, that is electron, proton and neutrons. Electron, proton and neutrons are known as subatomic particles. Subatomic particles या बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं किसकी, एटम की, जिसके अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी हैव सीन द डिस्कवरी ऑफ ईच सबएटॉमिक पार्टिकल, इन विच आई वांट टू रिवाइज दैट. First, discovery of electron, then cathodic rays experiment. Cathodic rays, William Crookes. कैथोडिक रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि दे कैन मूव इन स्ट्रेट पाथ, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू पास आउट दैम, और दे डज नॉट इफेक्ट ऑन द सब्सटेंस विच इज़ फिल्ड इन द कैनाल कैथोडिक ट्यूब, और कई सारी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट होती है. दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. आफ्टर दैट दीज पार्टिकल्स आर नेम्ड एज द इलेक्ट्रॉन्स. हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. देन हमने देखा स्पेसिफिक मास. स्पेसिफिक मास इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक मास इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, दैट इज 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg. ओके, और उसके बाद में हमने देखा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था? देन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था. आफ्टर दैट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर सबसे पहले जो था वो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हमने देखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में उस प्रैक्टिकल को केनाल रे जो कैथोडिक रेज था उसको रिपीट किया. केनाल रेज की डिस्कवरी हुई, देन प्रॉपर्टीज़ उसकी मेज़र करी. लास्ट में उस केनाल रेज जो थी उन्हीं को नाम क्या दिया था? प्रोटॉन नाम दिया था. चैडविक ने नाम दिया था. ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था. इसके बाद में अपन बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड देन मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27. देन आप केजी लोगे, 24 ले तो देन ग्राम लेंगे. ठीक है. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इट इज़ कंसनट्रेट इन द न्यूक्लियस. देन लास्ट में हमने देखा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर हम बोल सकते हैं कि चैडविक ने की है ये, और जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है उसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं, और जो रेडियो एक्टिव डिसोसिएशन रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर इमिट होने वाला जो पार्टिकल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं. न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, और मास जो होता है सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल है तो इसका मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 देन kg, एंड 24 देन क्या होगा? ग्राम. ओके. इसके बाद में देखो आप आज का जो नया टॉपिक है वो है अपना. देन आज के टॉपिक में अपन स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल्स. एटॉमिक मॉडल्स के अंदर देखो फर्स्ट मॉडल है आप लोगों की थॉमसन्स मॉडल. थॉमसन्स मॉडल की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल, एटॉमिक मॉडल के अंदर फर्स्ट जो थॉमसन मॉडल है उसके अंदर देखो सबसे पहले क्या किया है थॉमसन ने. जब मॉडल प्रपोज किया तो उसने बताया कि एटम जो होता है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, राउंड स्ट्रक्चर होती है. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात इसने बोली कि जो एटम का साइज होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर का स्फीयर होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट और फैक्ट बात यही थी इसके मॉडल की. अब देखो सेकंड जो थी फर्स्ट मॉडल के अकॉर्डिंग यही थी. एटॉमिक साइज जो थी उसने बोला था कि एटम इज़ द स्फीयर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, इन विच उसने ये कहा कि टोटल जो पार्ट होता है वो कंसनट्रेट होता है किससे?
पॉजिटिव चार्ज से, और उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर क्या रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, डिस्पर्स रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम इज़ द स्फीयर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर इन विच द होल पार्ट इज़ डिस्पर्स्ड विद द पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिप्ड एनीवेयर, कि जिसके अंदर कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली क्या रहते हैं, डिस्पर्स्ड रहते हैं। और टोटल जो पार्टिकल, ही हैज़ कंपेयर्ड दिस मॉडल विद द प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल। उसने अपना जो मॉडल था उसको बताया कि जस्ट प्लम पुडिंग मिठाई के जैसे दिखता है, या फिर वाटरमेलन यानी तरबूज जैसा दिखता है, जिसका रेड पार्ट जो होता है वो तो पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा, जो नेगेटिव जो पार्ट है तो उसको अपन कंपेयर कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ में, और सीड्स जहाँ पे बीज वगैरह रहते हैं उसको अपन कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ में, नेगेटिव चार्ज के साथ में। तो थॉमसन जो एटॉमिक मॉडल है उसको रिवाइज करूँ मैं। According to Thomson model, atom is the sphere of 10⁻⁻10 meter in which the whole part is completed with the positive charge, in which the negative charge is dispersed anywhere. ये था थॉमसन मॉडल। इस थॉमसन मॉडल का जो फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ही हैज़ डिस्क्राइब्ड द ओरिजिनल साइज ऑफ एटम, दैट इज़ 10⁻⁻10 मीटर। सबसे ऑथेंटिक पॉइंट ये था कि एटम का साइज बताया, और वो कितना था, 10⁻⁻10 मीटर था। सबसे प्योर एंड फैक्ट बात यही थी इसकी मॉडल की। उसके बाद में ये बात ये आती है कि नेक्स्ट मॉडल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इसकी ड्रॉबैक क्या है। तो इसकी ड्रॉबैक सबसे पहली यही है कि इट इज़ वैलिड फॉर द स्मॉलर एटम। छोटे एटम्स हैं उनके लिए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली डिस्पर्स्ड। बट अगर हम हायर एटॉमिक नंबर वाले पार्टिकल्स की बात करेंगे, या फिर हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम्स की बात करेंगे, तो उसके अंदर दे हैव द लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इफ़ देर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैन दे कोलिएट विद ईच अदर एंड द मॉलिक्यूल विल बी डिस्ट्रॉयड। कि अगर उसके अंदर कोई प्रॉपरली उसके अंदर कोई वो नहीं होगा, अरेंजमेंट नहीं होगा, तो एटम के तो कभी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन और अट्रैक्शन इस तरीके से होगा। तो हम बोल सकते हैं ही कांट एक्सप्लेन द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटॉमिक साइज। ये इसका सबसे पहला ड्रॉबैक था, सबसे पहला और सबसे बड़ा बोल सकते हो ड्रॉबैक था। सेकंड जो मॉडल है उसके बाद में आता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो है। सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल को अपनी 10th क्लास में भी पढ़ा है, अभी अपन इसको टेक्निकल तरीके से भी पढ़ेंगे। टेक्निकल तरीके से मतलब है कि क्या क्या उसने सिस्टमेटिक बातें कही हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड मॉडल जो था उसने क्या किया है, उसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो आप, क्योंकि इसने जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया है वो गोल्ड प्लेट के ऊपर किया था। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट ही यूज़ द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम के जो पार्टिकल्स होते हैं +2 चार्जेस, जिसके अंदर जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है जो +2 चार्ज होता है, उसको आप बोल सकते हो अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। उसके लिए उसको इसने सोर्स लिया, सोर्स का जो स्लिट है, जो छेद है, उसकी साइज़ रखी हुई, तो इसलिए उसने 10⁻⁻10 मीटर। क्यों, उसका रीज़न था कि ही वांट टू कंसंट्रेट द अल्फा पार्टिकल्स ऑन द एटॉमिक साइज। उसके बाद में उसने रखा है लेड प्लेट। लेड प्लेट के बाद में उसने रखी है गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल जो है वो काफ़ी थिन थी, 10 mm की थी बोल सकते हो। तो आप आपका जो कॉपी का पेज होता है उसको आप अगर 100 टाइम डिवाइड करते हो, इतना पतला पेज था। जो गोल्ड फॉयल थी उसकी थिन जो थी, गोल्ड फॉयल की जो विड्थ थी वो इतनी थिन थी कि सब कुछ उसके अंदर आर पार जा सकता है। बहुत लाइटेस्ट पार्टिकल भी अगर होगा तो भी उसमें जा सकते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स की अगर आप नेचर देखोगे तो अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका मास जो होता था वो 4 था। इसका मतलब हैवी पार्टिकल है। दूसरी बात, इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है, पेनिट्रेशन पावर है वो काफ़ी हाई है इसकी। पेनिट्रेशन पावर का मतलब है कि जब भी सोर्स से एक्सक्रीट होगा तो बहुत फास्टली जाएगा ये। तो पेनिट्रेशन पावर हाई होने के कारण दोनों ही फैक्ट हैं कि हैवी पार्टिकल और पेनिट्रेशन पावर बेस्ड है। इसका मतलब गोल्ड फॉयल को इजीली पास आउट कर देना चाहिए। बट इसने कई सारे एक्सपेरिमेंट में कई सारे ऑब्जर्वेशन ऐसे देखे। इस एक्सपेरिमेंट को रीड करने के लिए ही यूज़ द मेटल प्लेट अराउंड द गोल्ड फॉयल टू ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। उसने इस फिनोमिना को रीड करने के लिए एक मेटल
प्लेट ली है, उस मेटल प्लेट पे उसने पेस्ट किया है किसका, फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस। फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस वो होता है जैसे एक्सरे पे आता है, जैसे टीवी का जो पर्दा होता है उसके ऊपर आता है, स्क्रीन होती है उसके ऊपर। तो फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस विच हैव सेंसिटिव फॉर द लाइट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी उसके ऊपर लाइट ड्रॉप आउट होती है तो जहाँ पे भी लाइट पार्टिकल्स उस पर ड्रॉप होते हैं उसके ऊपर कुछ ब्लिंक्स बन जाते हैं, कुछ स्पॉट बन जाते हैं जो काफ़ी लाइट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सोर्स को किया है उसने इस पूरे प्रैक्टिकल के अंदर 20,000 अल्फा पार्टिकल्स लिए थे। अल्फा पार्टिकल्स को जब इसमें पास आउट किया तो उसने ऑब्जर्वेशन देखा कि जो फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस है उसके ऊपर कई सारे स्पॉट मिलते हैं। तो उसके लेफ्ट में, राइट में, है ना, इधर उधर, मतलब जो भी था सेंट्रल पॉइंट के अराउंड अपन को बहुत सारे स्पॉट मिलते हैं, लेकिन जहाँ सोर्स था उसके जस्ट अपोजिट साइड में कोई भी स्पॉट नहीं मिला। इसका मतलब उसने यही ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्पॉट जाने के बाद में भी एक एटम जो होता है उसके मिड पॉइंट पे कुछ ऐसा कंसंट्रेशन होता है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उसको पास आउट नहीं कर पाते। उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए तो देखें, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड एट द विथ वेरी थिन गोल्ड फॉयल प्लेट, जिसकी जो विड्थ थी वो 10 nm बोल सकते हो या 10 mm बोल सकते हो। ही ऑब्जर्व दैट एट द जेडएनएस स्क्रीन, इन सबको जेडएनएस स्क्रीन पे किया जो अराउंड इसके रखा था, इसके ऊपर कुछ टीनी फ्लैश पार्टिकल्स उसको ऑब्जर्व हुए थे। ऑब्जर्वेशन क्या थे वो देखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल डिफ्लेक्टेड। इसका मतलब ये होता है कि जब भी एटम था उसके अंदर से जो भी अल्फा पार्टिकल्स निकले थे वो विदाउट डिस्टर्बेंस उसको पास आउट कर गए, पहली। सेकेंड, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो छोटे एंगल से डिफ्लेक्टेड हुए थे, मतलब जैसे ही एटम के ऊपर गिरे उसके बाद में थोड़ा सा उसमें डिफ्रैक्शन आया, उसके बाद में वो क्या हो गए, पास आउट हो गए। तो कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ थोड़ा मुड़ करके निकल गए, बट लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज़ वेरी फ्यू का मतलब है 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल कांट पास आउट थ्रू द फॉयल एंड केम बैक एट 180 डिग्री एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो उस थिन फॉयल को क्या नहीं कर सका, पास आउट नहीं कर सका, एंड दैट अल्फा पार्टिकल कम बैक एट द 180 डिग्री एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 180 डिग्री एंगल पे इंपॉर्टेंट वापस निकल गया। इवन the highest penetration power of alpha particle and very thin gold foil, दोनों ही इसके लिए इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि गोल्ड फॉयल बहुत थिन थी, उसके बाद में दूसरी उसके अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन पावर थी वो भी काफ़ी रिच थी, काफ़ी हाई थी, उसके बाद में भी दोनों फैक्ट पॉजिटिव होने के बाद में भी वो उसको पास आउट नहीं कर सका। इन सारे ऑब्जर्वेशन को जब उसने बार बार रिपीट किया उसके बाद में उसने कुछ कॉन्क्लूजन्स निकाले थे। कॉन्क्लूजन्स निकालने के बेसिस पे उसने क्या कहा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनरिफ्लेक्टेड। उसने कहा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो बिना किसी डिस्टर्बेंस के पास आउट हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स एटम इज़ द होलो स्फीयर, कि एटम जो होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसका मोस्ट ऑफ पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है या होलो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है पहली। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था उसका कॉन्क्लूजन क्या निकाला, सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड with few angle, it means the negative particles कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस के बाहर की तरफ, है ना, सेंट्रल पार्ट के बाहर की तरफ कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेट होते हैं, दैट वाज नेम्ड एज ऑर्बिट, कि जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिट बोलते हैं। कि सेंट्रल पार्ट के बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं राउंड पार्टिकल्स के अंदर, राउंड जो सर्कल्स होते हैं उनके अंदर वो क्या रहते हैं, मूवेबल रहते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो पार्शियली अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उसके एंगल के अंदर क्या आ जाता है, छोटा सा डिस्ट्रक्शन आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या था कंक्लूजन का, एटम इज़ द होलो स्फीयर। सेकंड है निगेटिव चार्ज इज सराउंडेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज विच इज़ कंसंट्रेट इन द मिड पॉइंट। नेक्स्ट ने लास्ट क्या था, वन अल्फा पार्टिकल कैम बैक,
उसने ये कहा था ना कि 20,000 में से कोई भी एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या हो गया, वापस आ गया। तो उसका उसने क्या रीज़न बताया था कि पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज या टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसनट्रेट इन द 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। कि एटम जो होता है उसका मोस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज 10⁻⁻15 मीटर एरिया के अंदर कंसनट्रेट रहेगा, जिसको उसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था। इसका मतलब ये हो गया, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एक एटॉमिक मॉडल निकल के आया। उस एटॉमिक मॉडल को अगर आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, एटम इज़ द स्फीयर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, ये थॉमसन ने क्लियर किया था। उसके बाद में उसने बोला है कि पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड इन 10⁻⁻15, यानी कि उसके मिड पॉइंट जो 10⁻⁻15 मीटर एरिया है वो क्या था, न्यूक्लियस था। हालांकि उसने जो एग्जैक्ट डाटा है न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 मीटर ये नहीं दिया था, उसने बोला था वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सेंटर। देन उसने ये कहा है कि जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दे मूव इन अ सर्कुलर पाथ दैट इज नोन एज ऑर्बिट। कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर की तरफ एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा थीम किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। अब देखो इस रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक क्या निकली, उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेट है, उस पार्ट को उसने बोल दिया न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन सिंगली डिस्पर्स्ड हैं, जिनका कोई अरेंजमेंट नहीं बोला था। ठीक है, उसने फिर ये कहा कि जिस तरीके से जो सोलर सिस्टम होता है हमारा, उसके अंदर जो फोर्स काम करता है, उस फोर्स की तरह ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एक फोर्स होता है। उसको उसने कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या कर दिया था, कंपेयर कर दिया था कि इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स इनके बीच में होता है। रियल में अगर इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इजीली न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाते हैं, पुश आउट हो जाते हैं, और जो एटम जो है उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है, एटम क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं वो देखो। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल समझ आया। एटम इज द स्फीयर ऑफ, है ना, एटम इज अ होलो स्फीयर विच हैव द आइडेंटिकल साइज 10⁻⁻10 मीटर, वो पहले ही हो गया था। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड अराउंड द सेंट्रल पार्ट in which the most of positive charge is concentrated, that is named as nucleus, and area in which electron moves in a circular path, that is known as orbit. and last क्या था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, ऑर्बिटल के अंदर मूव करता है, और जो एटम है मोस्ट ऑफ पार्ट स्फीयर है, ये इसके थे। ऑब्जर्वेशन अपन ने देखी है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे कुछ एंगल से डिस्ट्रैक्ट हुए थे और कोई एक अल्फा पार्टिकल वापस आया था। ड्रॉबैक्स क्या थी, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट सराउंड द न्यूक्लियस इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेट। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहेंगे, कंसनट्रेट रहेंगे। इट मीन्स दे आर हाईली अट्रैक्ट टुवर्ड्स इनसाइड। जब हाईली अट्रैक्शन से रहेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गिर जाने चाहिए थे, और एटम क्या हो जाएगा, विद इन फ्यू टाइम एटम विल बी डिस्ट्रॉय, बट ऐसा नहीं होता है। सेकेंड था, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल देयर इज अ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ही compare this with the Coulombic force. Coulombic force is F equals K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मीन्स बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है, एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, दोनों जो चार्ज होते हैं उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल Q1 Q2। अगर एक का मास Q1 है, दूसरे का Q2 है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड Q1 Q2 एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, या फिर दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है उनके रेशियो के इक्वल होते हैं। तो Q1 Q2 चार्जेस अपॉन R स्क्वायर उनके बीच का डिस्टेंस है, इसके इक्वल किसको बोल सकते हैं, कूलम्बिक फोर्स। ठीक वैसे ही इस फोर्स का कंपैरिजन उसने किया था ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स जब दो मासेस के बीच में लग रहा हो, सिमिलर यही है, एक मास m1 है, दूसरा m2 है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो रेडियस है वो अगर r है, तो F इक्वल्स हो जाएगा G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर।
ही कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम के बीच में क्या सिस्टम रहता है जिसकी वजह से सारे पार्टिकल्स एक जगह पे बहुत ही छोटे से पार्ट के अंदर कंसंट्रेट होकर के स्टेबल रहते हैं। ही कांट एक्सप्लेन द लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आगे स्पेक्ट्रम आएगा उसके बाद में बताएंगे कि स्पेक्ट्रा के अंदर बहुत सारी लाइनें क्यों मिलती हैं। एंड ही कांट एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे वीक उसका यही पॉइंट था कि वो ये नहीं बता पाया कि न्यूक्लियस के बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या अरेंजमेंट रहता है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर इलेक्ट्रॉन्स का क्या अरेंजमेंट रहता है बाहर की तरफ। ये इसके मॉडल की सबसे ड्रॉबैक थी, रदरफोर्ड मॉडल की। सारी ड्रॉबैक में काउंट करवाना चाहूँ, पहली तो क्या थी, उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर की तरफ घूमता रहेगा, एक बात। नंबर 2, उसने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला जो फोर्स था उसको कंपेयर कर दिया किससे, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स। वो कौन कौन सा था, कुलाम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है। नंबर 3 बात उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस फोर्स से अट्रैक्टेड रहेंगे, है। नंबर 3 बात उसने बोली थी कि स्पेक्ट्रा को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। नंबर 4, ही कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और नंबर 5 बात क्या थी कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद में अपन नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।